नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। पब्लिक है ये सब जानती है। दिन की सबसे बड़ी खबर पर दिन की सबसे बड़ी बहस का वक्त हो गया है। अभी कुछ ही देर पहले एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। तो आखिरकार इंतजार था बहुत वक्त से और आखिरकार ऐलान हो गया, क्योंकि एमसीडी चुनाव की तारीखों पर धुंध के बादल मंडराए हुए थे। तो आखिरकार वो छट गए। दिल्ली चुनाव आयोग ने आज एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अब दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी का मेयर चुनने के लिए वोटिंग होगी। 7 दिसंबर को उसका नतीजा सबके सामने आ जाएगा। एमसीडी पर बीजेपी का पिछले 15 साल से कब्जा है। भले ये नगर निगम का चुनाव हो, लोकल बॉडी इलेक्शन हो, लेकिन इसके लिए भी दाव पेच सियासी पार्टियों के बीच किसी बड़े राज्य के चुनाव से कम नहीं है। एमसीडी के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें बीजेपी, आप, कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। जहां आम आदमी पार्टी एमसीडी में भ्रष्टाचार को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना रही है, दिल्ली की सड़कों की गंदगी को बड़ा मुद्दा बना रही है और साफ सुथरी दिल्ली का वायदा लेकर के मैदान में आगे बढ़ रही है, वहीं बीजेपी के लिए चुनौती एमसीडी में अपना कब्जा बचाने की है। कांग्रेस भी इन चुनावों की भरपूर तैयारी की बात कर रही है। तो आज की बड़ी बहस इसी से जुड़ी है। The nomination filing will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Thank you very much. तो आज की बड़ी बहस इन सवालों के साथ। सबसे पहला बड़ा सवाल कि एमसीडी चुनाव का ऐलान कौन मारेगा मैदान। दूसरा बड़ा सवाल, एमसीडी का घमासान कौन कितना तैयार। तीसरा बड़ा सवाल, 15 साल से बीजेपी राज, अब किसको ताज। वहीं एक और बड़ा सवाल कि अब की बार एमसीडी जिसकी, क्या दिल्ली उसकी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार एमसीडी पर जो कब्जा करेगा उसका इंपैक्ट आने वाले दिल्ली इलेक्शन पर पड़ना लाजमी है। इसलिए बहुत बड़ा सवाल यह है कि अब की बार एमसीडी जिसकी, दिल्ली उसकी। क्या ये दिल्ली से पहले का ट्रेलर है? वही एमसीडी में अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि ये डिसाइड हो जाएगा 4 तारीख को जब वोटिंग होगी। आज ऐलान हो गया है कि किस वक्त जो है ये वोटिंग होगी, यानी कि 4 तारीख को। 7 तारीख को इसका नतीजा आ जाएगा। ये पता लग जाएगा कि एमसीडी का बॉस कौन है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। यासिर जिलानी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ऋतु चौधरी हैं जो कि हमारे साथ कांग्रेस से हैं। विकास गोयल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विनोद अग्निहोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अतुल गंगवार हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इसी के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहता हूं, विकास गोयल जी। 15 साल सर बहुत ट्राई किया और लगातार आप दिल्ली पे वापस आते रहे, लेकिन एमसीडी अब तक वो ख्वाहिश अधूरी है। एमसीडी का तिलिस्म नहीं तोड़ पाई आम आदमी पार्टी। इस बार कितनी तैयारी? देखिए 15 साल तो भी आम आदमी पार्टी तो 8 साल पुरानी पार्टी है। पहली बात तो आपके चैनल पर सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूँ कि कम से कम उन्होंने चुनाव की डेट अनाउंस की और अब एमसीडी का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल शासन किया, उसके बाद भी उनकी चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने बार बार चुनाव टालने की कोशिश की। इस तरह पिछली बार आपने देखा जब चुनाव अनाउंस हो रहे थे उससे आधा घंटा पहले चुनाव टाल दिए गए। बार बार चुनाव टालने की कोशिश की गई, उसका दिन उन्होंने परिसीमन किया। ये मेरे ख्याल देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है और वार्ड कम हो रहे हैं। तो सिर्फ इस वजह से परिसीमन उन्होंने अपने हिसाब से किया। लेकिन
मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से सचिन जी पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता एमसीडी से त्रस्त हो चुकी है। आप हरियाणा से आइए, आप यूपी से आइए, आप राजस्थान से आइए, कहीं भी आए, कहीं से भी आइएगा, कूड़े के पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़ा कूड़ा कर रखा है। जिस गली में जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए, जिस चौराहे पर जाइए, वही कूड़ा पड़ा है। आज 2000 से आज दिल्ली की जनसंख्या 3 गुना हो गई। सफाई कर्मचारी एक भी इन्होंने नई नियुक्ति नहीं की। तो आप समझ सकते हैं। और मैं अपनी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप 16 साल में एक काम गिना दीजिए जो आपने किया हो। मैं इनके 15 से ज्यादा क्वेश्चन अभी बैठे बैठे गिना दूंगा। तो सचिन जी, जो सच्चाई ये है कि सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम चुनाव हो रहे हैं। और दूसरा, आपकी बात, अब की बात दिल्ली की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली की जनता लड़ेगी, जो खुद बिल्कुल तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए। खुद वो तैयार बैठी है कि भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। उन्होंने एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना के रख दिया है। और दिल्ली की जनता, आज आप भी दिल्ली में रहते होंगे सचिन जी, आप देखिए आपके बाहर, घर के बाहर अगर एमसीडी कोई पार्क होगा, उसका क्या हाल जी। है। हमारा पशुओं का क्या हाल है। गाय हमारा जो है, वैसे तो बीजेपी कहती है गाय माता की पूजा करनी है, लेकिन आपको जगह जगह दिखेगा कि गाय माता प्लास्टिक खाने पर मजबूर है। हमारा कुत्तों की क्या हालत है। डेली कितने डॉग बाइट्स की खबरें आप खुद देख रहे हो कितनी आ रही है। तो जो भी एमसीडी के जिम्मे काम थे दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने इनको 16 साल दिए। ठीक। जो भी इनके जिम्मे काम थे, प्राइमरी हेल्थ का काम था, आज इनकी डिस्पेंसरी की हालत जाकर देख लो। प्राइमरी स्कूल का काम था, उसकी हालत जाकर आप देख लो। और तो छोड़ो, जो सर्वेक्षण खुद मोदी जी करवाते हैं, मोदी जी की सरकार करवाती है स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें दिल्ली कहां पर आती है? 48 में से 45वें स्थान पे, 48 में से 44वें स्थान पे। कि दिल्ली इतने शर्म की बात है कि 48 शहरों में, और जो सर्वेक्षण केंद्र सरकार कराती ठीक है है, सर, मैं उसमें इसका आम आदमी जवाब ले पार्टी लेता हूं। मैं कहीं से एक एक करके फिर उन्हीं पॉइंट्स पे आऊंगा। आपके लिए ये इश्यूज हैं कि दिल्ली की हालत क्या कर रखी इन 15-16 साल में। यासिर जिलानी वो ये कह रहे हैं कि त्रस्त आ चुकी है दिल्ली। आपके कूड़े के ढेर, लैंडफिल, कूड़े के पहाड़ जा जा के लोगों को दिखा रहे हैं कि ये काम किया एमसीडी ने, कि तमाम करोल बाग की सड़कें, तमाम चीजें, गफ्फार मार्केट में पड़ा कूड़ा और कर्मचारियों की हड़ताल, वेतन ना दिया जाना, जा जा के बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आखिरकार चलिए चुनाव तो हो रहा है, आपके लिए बड़ा मुश्किल है। सचिन जी, एक चीज़ मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जो जनता है उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और वो चुनाव में आ रहे हैं, उनको इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि वो पिछले 15 सालों से दिल्ली में जो एमसीडी ने विकास का काम किया है, दिल्ली के दिल वालों के दिल में बसती है एमसीडी। और एमसीडी ने जो काम किया है सचिन जी, वो ऐतिहासिक है। मैं उसको पहले काउंट करा देता हूँ। 15,000 पार्कों को का रूपरेखा एमसीडी ने बदल दिया। आप बड़ी बड़ी जो लाइट्स दिखाई देती हैं, वो आज एमसीडी की देन है। विषम परिस्थिति थी कोरोना की, हमने 9 हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करा और उसमें जन सेवा का काम किया है। अगर एमसीडी ना होती तो पता नहीं दिल्ली के का हालत इस वक्त क्या होता। हमने जो मैटरनिटी होम है, वो दुनिया के मैटरनिटी होम से बेहतरीन महिलाओं के लिए एमसीडी ने चलाया है। और लगातार पिछले 15 साल से ये कार्य निरंतर चल रहा है। दिल्ली में हर घर से कूड़ा उठाया है, ये एमसीडी ने किया है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के घरों से उठा के ये जो काम हुआ है, ये एमसीडी ने किया। आज दिल्ली साफ सुथरी जो दिखाई देती है, वो दिल्ली में एमसीडी की वजह से दिखाई देती है। मैं तो सचिन जी ये कहूंगा, ये लोग जो क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सर नहीं देती, कूड़े के पहाड़ दिखते हैं सर, सड़कें साफ अभी नहीं है सर। जो काम एमसीडी के होने चाहिए थे वो पूर्णता अभी नहीं दिखते हैं, वही मैं कह रहा हूं। भाई साहब, भाई सचिन जी देखिए, ये विपक्ष और आम आदमी पार्टी को तो नहीं दिखाई देगा। बवंडर, बवाल और नौटंकी की राजनीति करने वाले, आज का मैं AQI लेवल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी और उनके टीम के लोगों से। आज बच्चे स्कूल जब जा रहे थे तो रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू था। बुजुर्ग जो पार्कों में जाते हैं टहलने के लिए, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। ये भी दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 250 वार्ड में जाएगा और बताएगा कि क्या हालत दिल्ली की करी हुई है। और दिल्ली के
दिल्ली के लोग एमसीडी पे विश्वास करते हैं, तभी तो पिछले 15 साल से दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रखी हुई। सचिन जी, ये बातें इनसे करा लो, इनसे बातें आप बड़ी बड़ी करा लो। टाइम्स के अंदर मैं चाहता था कि खबरें दिमाग हो जाए। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में इनकी खबरें छपती हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये इसका दिल्ली काउंटर की सभी से लूंगा, जनता के इसलिए लिए मैंने इनके पहला पास समय नहीं है। इसलिए ये मैंने हिमाचल और गुजरात मैंने घूम रहे। पहला विकास से सचिन जी, इसलिए मैंने पहला सचिन जी, विकास आज हमें ठीक, बोलने ठीक। दीजिए थोड़ा सा, 10 सेकंड ज्यादा। आज आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा बोला है, बोलने दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को ये बता रही है कि हम दोबारा तिबारा और चौथी बार 7 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में कब्जा होगा। ठीक है रितु चौधरी जी, आपका एक ओपनिंग रिमार्क, फिर उसके बाद मैं आऊंगा कि जो बात यासिर जिलानी कर रहे हैं या फिर विकास गोयल कर रहे हैं कि उनका एजेंडा ये है, लेकिन क्योंकि दोनों एक ना एक तरीके से सत्ता में काबिज हैं, एक एमसीडी में, एक दिल्ली की सरकार में, जब वो जाएंगे जनता के बीच में तो एटलीस्ट जो है वो कम से कम अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे, तो उनको जवाबदेही भी देनी होगी जिस चीज पर वो काबिज हैं, उसके लिए उन्होंने किया क्या है। मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन रितु एक कमेंट आपका पहले। जिलानी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका बात करने का तरीका है, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जनता के दर्द को कितना समझते हैं और दिल्ली के लिए इनके मन में कितनी ज्यादा जो है इज्जत है, कितना ज्यादा प्यार है। ये कब्जा करने की बात करते हैं, ये कहते हैं कोई टक्कर में नहीं है, तो ये तो बात सच है कि आप भ्रष्टाचार में आपकी टक्कर में कोई नहीं है। अभी आपके छोटे ये भाई सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अल्फाजों को मत पकड़िए रितु चौधरी जी, आप कहीं है नहीं, आप कहीं है नहीं। मैं बीच में बोलता नहीं, मुझे बोलने पे मजबूर मत करिए, मैं आपको बता रही मुझे बोलने पे मजबूर मत करिए। ये पार्लियामेंटेरियन वर्ड होते हैं और ये वर्ड बोले जाते हैं। राजनीतिक देखिए छात्र इनकी राजनीति करते हुए यहाँ आप भी पहुंचे और मैं भी पहुंचा हूँ। आप इस तरह की बातें नहीं करें। आप तो ना 3 में है ना 13 में है, आप तो ना 3 में है ना 13 में है। हम चौथी बार एमसीडी में आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। दिल्ली के शिल्पकार है, माफ कीजिएगा, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने दिल्ली बनाई, वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी बनाई हुई सड़कों पर आप चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। 15 सालों से दिल्ली को बनाया है, सजाया है, संवारा है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने संवारा है, घर घर में बिजली पहुंचाई, संवारा है। आप रितु चौधरी पहले अपने संगठन पे फोकस करिए, अपने लोगों को इकट्ठा तो कर लीजिए। आप दिल्ली को भी बेच रहे हो, आपके मन में जनता के लिए कोई शक नहीं, आपको अरे दिल्ली से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जर्नी है वो कांग्रेस पार्टी है। ये पब्लिक ठीक है रितु नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इतनी त्रस्त आ चुकी है और दिल्ली में, मैं तो कहता हूँ शीला, जिस वक्त कांग्रेस थी, शीला दीक्षित का वक्त था, उस वक्त जो है काम किया गया और दिल्ली की सड़कों पर नजर भी आता था। नहीं ठीक है, एक सेकंड में वापस आऊंगा। मेरे और जो बाकी पैनलिस्ट बचे हैं, एक एक कमेंट में उनका ले लूं, फिर उसके बाद मैं वापस जो है राजनीतिक कमेंट्स की तरफ आऊंगा। विनोद अग्निहोत्री जी, एक सत्ता पे काबिज है, एक एमसीडी में काबिज है। एक कह रहा है कि देखिए हम इन्होंने एमसीडी की हालत क्या कर दी, दिल्ली की हालत क्या कर दी और भ्रष्टाचार इतना हो गया। जब वो जाएगा कि क्या, तो जो एमसीडी का वोटर है वो ये नहीं सोचेगा कि वो उस पार्टी को मैं कैसे विकल्प दूं जिस पार्टी के अपने नेता खुद भ्रष्टाचार में हैं या फिर जेल में हैं या आरोप लग रहे हैं, या आज मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है, आज दिल्ली में जाम इतना लगता है, उसको एमसीडी कैसे मैं सौंप दूं। या फिर जब भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो अगर जाएंगे तो वो फिर सोचेंगे कि भैया कूड़े के पहाड़ 15 साल से जस के तस पड़े हैं, कोई काम नहीं हुआ है, तो आखिरकार मैं सौंपूं तो किसे सौंपूं। विनोद अग्निहोत्री जी। सर आपका म्यूट है शायद स्काइप, एक बार अनम्यूट कीजिए। देखिए दिल्ली की जनता और देश की जनता वो बहुत ही परिपक्व है और निर्णय अपने हिसाब से सही लेती है। आप देखिए 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी जो 15 साल से शासन में थी बहुत काम किया था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शीला जी ने 15 साल दिल्ली में बहुत काम किया, इसको उनके विपक्षी भी मानते हैं। लेकिन कुछ अवधारणा और परसेप्शन ऐसा बना कि शीला जी को खुद चुनाव हार गई अपना और कांग्रेस पार्टी हार गई। उसके बाद से चुनाव का जो सिस्टम है, जो ट्रेंड है, वो देखिए कि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं तो लोग आम आदमी पार्टी को चुनते हैं, एमसीडी के चुनाव हुए तो बीजेपी को चुना, और लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी नंबर 2 रही है 2019 में, और बीजेपी साथ उसी ने जीतती है, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है।
फिर विधानसभा के चुनाव 2020 में होते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी जीत जाती है और बीजेपी 8 सीटें होती हैं और कांग्रेस पार्टी 0 पे पहुंच जाती है। तो दिल्ली का वोटर जानता है कब उसको किसको वोट देना है। इसमें जो है, क्योंकि दावे चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, जो नागरिक जो रोजमर्रा भुगत रहा है समस्याओं को, झेल रहा है, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे गंदगी की समस्या हो, चाहे और जो रोजमर्रा की उसकी समस्याएं, बुनियादी समस्याएं हैं, तो वो इन प्रचार माध्यमों के चक्कर में नहीं पड़ता, जो स्वयं झेल रहा है, तो वो हिसाब से वोट देगा। दरअसल दिल्ली के एमसीडी के चुनाव का बहुत ही राजनीतिक महत्व है, और राजनीतिक महत्व इसलिए है कि बहुत दिनों बाद फिर एमसीडी के चुनाव, पूरी एमसीडी को मर्ज कर दिया गया है, और लगभग ये चुनाव उसी तरह हो रहे हैं जैसे विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव दिल्ली में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इतने व्यापक स्तर पर। और इन चुनावों के नतीजे, उनके परिणाम दूरगामी होंगे। इन चुनावों के नतीजे 2024 का भी रिफ्लेक्शन होंगे। इन चुनावों के नतीजे ये भी तय करेंगे कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में जो लोकप्रियता है वो भी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, या आम आदमी पार्टी ने उसमें डेंट लगाया है, या कांग्रेस अपने उससे निकल करके कुछ अच्छा कर पा रही है, जो पिछले लगातार चुनाव में उसने जो एमसीडी और विधानसभा के चुनाव में उसको झटका लगा है। तो ये पता लगेगा और उसके आधार पर 2024 की रणनीतियां तय होंगी। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में और एमसीडी के दिल्ली के चुनाव में पूरे जोर शोर पुरजोर ताकत से लड़ रही है। एमसीडी का चुनाव भी उसके लिए उतना ही प्रतिष्ठा का विषय है, बल्कि मुझे लगता है गुजरात से भी ज्यादा एमसीडी का चुनाव उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन जाएगा, क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं। और दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे प्रमुख पार्टी है, तो अगर एमसीडी चुनाव में मान लीजिए बीजेपी फिर जीत जाती है, या कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करती है, या आम आदमी पार्टी वैसा नहीं कर पाती ऐसी उम्मीद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर एक चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी अपने मुद्दों को लेकर और अपनी राजनीति को लेकर। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी जीत जाती है तो निश्चित रूप से उसका हौसला बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और वो 2024 में फिर लोकसभा चुनाव में ज्यादा ताकत से मैदान में उतरेगी। यही स्थिति कांग्रेस के लिए भी लागू होती है कि कांग्रेस कैसा कर पाएगी, उसी आधार पर 2024 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर पाएगी। और बीजेपी के ऊपर तो ये बात लागू है क्योंकि केंद्र में उनका शासन है और एमसीडी में उनका शासन है, तो एंटी इनकम्बेंसी एंटी एमसीडी की भी है, और केंद्र की तमाम नीतियां, महंगाई और बेरोजगारी, ये जो सारे मुद्दे हैं, महंगाई तो ऐसा मुद्दा है जो घर घर है, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे इन चुनावों को प्रभावित करेंगे। ठीक है। और साथ में नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, जाहिर सी बात है, पिछली बार तो देख लिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री तक का चेहरा जो है वो जो सामने आया था एमसीडी चुनाव में, लग ही नहीं रहा था कि वो एमसीडी चुनाव है, जिस तरीके का चुनाव था। अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अतुल गंगवार जी, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं विनोद अग्निहोत्री, उसी पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अगर मैं ये मानता हूं कि 15-16 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और यहां पर आम आदमी पार्टी जिसके लिए पूरा जोर लगा रही है और वोटर का मन चेंज करने में कामयाब होती है, तो यहां पर अच्छा करती है, एमसीडी में उसकी एक झलक आती है, तो क्या वही रिफ्लेक्शन जो है दिल्ली की दिखेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, और 24 में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिबिंब तो होगा, आम आदमी पार्टी उस जोर के साथ जाएगी? देखिए, ये जो विनोद जी ने कहा है और जो आप कह रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि वाकई इसका जो एक असर आगे आने वाली राजनीति में देखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीडी का चुनाव माइक्रो लेवल का चुनाव है। जितना छोटा चुनाव होता है उतने ही छोटे मुद्दे होते हैं, उतने ही छोटे कैंडिडेट होते हैं, और उतना ही जोर उन पर लगता है उनको जीतने में, क्योंकि फिर आप हवाबाजी नहीं कर सकते, आपको अपने काम के दम पर लड़ना है और अपने काम के दम पर जीतना है। तो ये एक बहुत मुश्किल चुनाव है, और जाहिर है कि जो पार्टी इसमें मोर्चा मारेगी वो ये बताएगी कि ज़मीनी स्तर पर उसकी पकड़ बनी हुई है। जहां तक अभी जो बहस चल रही थी और तीनों दलों के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल कूड़े के ढेर को लेकर आम आदमी पार्टी ने घेरा हुआ है भाजपा को, लेकिन कूड़े को लेकर उनके पास क्या योजना है, वो ये कूड़ा कैसे उठाएंगे, इस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा ने कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं। हम पहले भी देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ने मुद्दे उछाले हैं, मुद्दे उछालने के बाद जब उनको कार्यान्वित करने की बारी आई है तो वो विफल हुई है। जो आजकल हमें दिखाई दे रहा है, जो दिल्ली जिस तरीके से प्रदूषण को फेस कर रही है,
जिस तरीके से लोगों को मतलब आज स्थिति ये हो गई है कि डीजल की गाड़ियों का चलना बंद हो गया, रिक्वेस्ट की जा रही है कि वरिष्ठ नागरिक घरों पर बैठे, बुजुर्ग घरों पर बैठे, मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, बच्चों को घरों में रहने दिए जाए। दिल्ली ने शायद इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। हमें अरविंद केजरीवाल ध्यान है, जब पराली जलती थी पंजाब में और सरकार उनकी नहीं थी तो वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। सारा दोष पंजाब के पास था, हरियाणा के पास था, ये दोष देने में कामयाब होते थे। लेकिन अब जब पंजाब उनके पास है तो क्या पराली को रोकने के लिए कर रहे हैं? अब दोनों जगह वो हैं। अब तो समन्वय बनना चाहिए, चीजों को होना चाहिए। एक कोई केमिकल बताया करते थे, वो 30 रुपए लीटर मिलता है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया था। आज वो केमिकल कहाँ है? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। साथ ही कांग्रेस है या भाजपा जो है वो भी हवा में बात करके नहीं जीत सकती, क्योंकि ठीक है काम हुए हैं, 15-16 साल में काम हुए होंगे। जैसा कि एक उदाहरण भी आया कि परिपक्वता की बात आई वोटर की, लेकिन जैसा विनोद जी ने भी कहा कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का रंग रूप एशियन गेम्स में बदलने की खूब तैयारी की। जो जिस तरीके से बदला, दिल्ली की सड़कें बड़ी हुई, दिल्ली में सफाई हुई, दिल्ली में चीज़ें दिखाई दी। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो शीला जी अपना चुनाव स्वयं का हार गई। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा दिल्ली की जनता के लिए ये जानना कि ठीक है, शिकायत तो आप सब पे कर लें। कांग्रेस कर सकती है कि 15 साल बीजेपी ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी कह सकती है, बीजेपी के पास भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपने दायित्व से बच नहीं सकती। तभी मैंने कहा ना संतोष जी, पंजाब में उसकी सरकार है। तभी मैंने कहा ना कि जब वो जाएंगे जनता के बीच तो उनको अपना एक रिपोर्ट कार्ड तो परफॉर्मेंस का वो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पे वो काबिज हैं। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ वादे करके चल जाएंगे, बिल्कुल, है ना। और दूसरी तरफ अगर एमसीडी में भी सत्ता पर बीजेपी काबिज है, तो अगर वो भी जाएगी तो उसको भी बताना पड़ेगा मैंने कूड़े का ढेर क्यों नहीं उठाया। मैं जो है एक छोटा सा ब्रेक जब लूंगा उसके बाद इन तीनों को मंच दूंगा और तीनों को ही जो है वो ओपन डिबेट रखूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मोहम्मद अमीन जी, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि माइक्रो लेवल का चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एमसीडी का चुनाव ये देखा है कि पहले वक्त में बहुत धांधली भी हो जाया करती थी, इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से ईवीएम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो दिल्ली के, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया, आपको लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस भी जो है, जो सेंटर की पॉलिटिक्स है और स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, उस पर बहुत ज़्यादा है? इस वक्त जो हमारे चुनाव कमिश्नर हैं दिल्ली के, दबे साहब, ये पहले हमारे यहाँ दिल्ली के सीईओ भी होते थे और दिल्ली के साथ साथ ये चीफ सेक्रेटरी के बाद हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इनको बहुत अच्छा तजर्बा है और ये बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे, इसीलिए वो लेटेस्ट प्रक्रिया को अपना रहे हैं, ईवीएम ले जा रहे हैं वहाँ पर और उसी तरीके से बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, जिससे कि कोई भी एक उंगली भी ना उठा सके। क्योंकि क्या हुआ है कि ये जो एमसीडी का इलेक्शन था पहले कई भागों में बटा हुआ था, अब एक जगह करके कर दिया गया है और इन्होंने जो डिलिमिटेशन में अपना उसका पूरा मैप बनाया और पूरा प्लान बनाकर तब वो इलेक्शन वहाँ करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका एक्सपीरियंस है और उनका अनुभव है, उससे किसी पार्टी को ना तो कोई शिकायत होगी और स्मूथ और बिल्कुल अच्छा इलेक्शन होगा। और ये यहाँ की दिल्ली की जनता याद करेगी कि कैसे इलेक्शन हुआ है। हर पार्टी को ये कहने को कुछ नहीं मिलेगा कि इसमें किस तरह की कोई परेशानी हुई है इस इलेक्शन में। कम से कम इस बार ये नहीं मिलेगा कि ईवीएम करोना या बाकी सब चीजें, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जैसा सर ने कहा कि जैसे किसी स्टेट का ये चुनाव होता है वैसे स्टेट बॉडी का यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो इसके लिए मैं तीनों को ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आप तीनों के पास आऊंगा। विकास, आपसे शुरू करूंगा। आखिरकार जनता के बीच जाना है, लेकिन जनता को यह भी बताना है कि मैंने किया क्या, क्योंकि सत्ता पर तो आप पहले से ही काबिज हैं। सेम गोज टू यासिर जिलानी और ऋतु जी, अगर आप ने भी काम किया था तो एक बार फिर से विश्वास तो जगाना ही होगा ना। पब्लिक है, सब जानती है, लगातार देख रहे हैं आप। तो आखिरकार एमसीडी चुनावों का ऐलान हो चुका है, एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार आपने देखा कि 250 वार्ड हैं और एमसीडी में मेयर एक ही चुना जाएगा। 4 तारीख को मतदान होगा और 7 तारीख को मतगणना होगी। इस वक्त मैं डिबेट को ओपन करना चाहूंगा। यासिर जिलानी जो कि बीजेपी से हैं, ऋतु चौधरी कांग्रेस से और साथ ही साथ विकास गोयल आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप तीनों चाहें तो एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा तीनों आप स्क्रीन पर रहें। आप तीनों चाहें तो एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। अगर आप लेकिन उंगली उठाकर करेंगे अगर, तो फिर उसका बेहतर होगा, आवाज नहीं कटेगी। विकास गोयल, जब आप कहते हैं कि दिल्ली को हम बेहतर बनाएंगे, इन्होंने एमसीडी में जो है दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, तो आपको यह भी तो बताना पड़ेगा ना। जनता पूछेगी कि सर यहाँ पर
जमुना को थेम्स बनाना था, वहां पर छठ नहीं की जा सकती। आज जो पोल्यूशन है वहां पर सांस नहीं ली जा सकती। पंजाब में सरकार इसीलिए कहा गया था कि भैया पराली और प्रदूषण खत्म कर देंगे। ठीक है, वो राज्य के चुनाव हैं, लेकिन एमसीडी में भी इसका फर्क तो पड़ेगा ही ना। जब वहां की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाएगा तो फिर क्या जवाब देंगे कि हम एमसीडी में कैसे उन चीजों को ठीक कर देंगे जो कि खराब है? विकास गोयल। और देखिए सचिन जी, जो मुद्दे आपने कहा, पोल्यूशन का हो, नदी का हो, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं। अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव के, इनके लिए हम अलग से डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े लंबे मुद्दे हैं कि हम जाएंगे तो फिर डिबेट इन मुद्दों पर चली जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जी ने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अस्पताल बहुत अच्छे बनाए। इनके अस्पताल की हालत आपने देखी होगी सचिन जी। थोड़े दिन पहले कभी हिंदुराव की छत गिर जाती है, उसके पीछे गाड़ी दब जाती है, कभी राजेंद्र बाबू हॉस्पिटल का वो गिर जाता है तो वहां गाड़ी दब जाती है। इनके स्कूलों की हालत हमने दिखाई। खबर आपने आज पढ़ी होगी, फर्जी श्रमिकों को लेके जो आपने भ्रष्टाचार किया है वो भी दिल्ली के लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहुंचाएगा। करोड़ों रुपए का श्रमिक बोर्ड का है ना आपके 300 करोड़ का बजट है उसका आज के तमाम अखबारों में वो सुर्खियां हैं। उसके अंदर जो गड़बड़ी हुई है, जो फर्जी श्रमिकों के नाम पे जो पैसा लिया गया है, आपने तो भ्रष्टाचार की जो जननी कांग्रेस थी उसकी भी पराकाष्ठा को तोड़ दिया है। आपने उसकी भी पराकाष्ठा को तोड़ दिया है। आज हर पेपर की, आज के हर पेपर वही आज खबर है। एक तरफ गैस चैम्बर में तब्दील होते हुए दिल्ली के लोग दिल्ली को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ फर्जी श्रमिकों की जो पैसे आपने वसूली करी है, उगाही करी है, आपने जो भ्रष्टाचार किया है फर्जी श्रमिकों की। सचिन जी, आप एक लाख लोगों के पते, एक ही पते पे 35,000 लोग रहते हैं, एक ही फोन नंबर पे एक लाख श्रमिकों का एक ही फोन नंबर है। और ये जांच के बाद आया है, ये भी जनता तक लेके जाएगी भारतीय जनता पार्टी और आपका पोल खोलेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो गैस का चैम्बर आपने बनाया है ना दिल्ली को, जो आप पंजाब में पराली जला रहे हो, पंजाब के अंदर जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार नहीं थी, आप क्या कहते थे? हाँ जी, वो तो पंजाब की सरकार की वजह से यहाँ पे गैस आ जाता है जी। और अब आपके मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ। इनका काम ही है सुबह झूठ, शाम झूठ और सोने से पहले झूठ। ये दिल्ली के लोगों को जो ठगने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता एमसीडी में आपको फिर सबक सिखाएगी। और जितनी सीटें पहली आई थी उससे भी कम आए। इनकी तो ये हालत है सचिन जी कि इनका एक पार्षद जो मनीष सिसोदिया की खासम खास महिला पार्षद है, उसको सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले रंगे हाथों पकड़ा है। ये हालत है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार गर्दन तक नहीं भरा हुआ है। ये दिल्ली की। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, आराम से बहस करते हैं ना। तभी मैंने कहा कि जिसका पॉइंट हो तो कम से कम वो काउंटर कर सकता है। एक सेकंड में 30 सेकंड। अच्छा यासिर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। यासिर, मैं आपके पास, ओके मैं वापस आऊंगा। यासिर एक सेकंड, यासिर एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करते हैं। यासिर एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करते हैं। जिस तरीके से ऋतु नहीं कर रही है, जिस तरीके से ऋतु नहीं कर रही है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। वरना यासिर जिलानी कुछ समझ में नहीं आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। कम से कम एमसीडी का तो मैं कह नहीं सकता, एमसीडी का तो मैं कह नहीं सकता। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर कोई काउंटर होगा तो कह देंगे यासिर जिलानी और विकास गोयल, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। एमसीडी का मैं कह नहीं सकता। कम से कम डिबेट में तो यहां जो है, जो यूं कहते हैं कि गद्दी है वो कांग्रेस ले जाएगी, ऋतु चौधरी ले जाएगी। तो बेटर ये है ना कि एक करके बोलते हैं। गद्दी कांग्रेस ही लेके जाएगी सचिन, गद्दी कांग्रेस ही लेके जाएगी। आ रहा हूँ ऋतु, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ऋतु मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी ऋतु आ रहा हूँ, जिन्होंने 5 साल पहले अपने सभी पार्षदों के टिकट के बोल के काटे थे, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। और हमने नई बातें कहेंगे, क्या नहीं फर्जी श्रमिकों के नाम पे, भ्रष्टाचार की, फर्जी श्रमिकों के नाम पे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक नया ट्रेंड जो है भाजपा ने चलाया है नाम बदलने का, कि वो जो है जगह जगह नाम बदलते फिरते हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि नाम बदलने के क्रम में एक जीव है जिसका नाम है गिरगिट, उसका नाम कृपया बदला जाए, उसका नाम बदल के केजरीवाल कर दिया जाए।
वो ज्यादा तर्कसंगत होगा, क्योंकि गिरगिट में इतने रंग नहीं बदले होंगे। भाषा कैसे बात करें? मैं राहुल गांधी जी मर्यादित भाषा नहीं बोल रही हूँ। राहुल गांधी जी मेरे बैकअप कर जाते हुए कहना नहीं चाहता। सोनिया गांधी जी के लिए आपको क्या लगता है गिरगिट को कोई इज्जत नहीं है क्या? कैसे बात करें? अरे मर्यादित भाषा गिरगिट कैसे बात ज्यादा करें? इज्जतदार अगर है। मैं कहती हूँ माफ कीजिए, केजरीवाल जी को मर्यादित भाषा कैसे बात केजरीवाल करें? जी से गिरगिट को गिरगिट जो है, कांग्रेस की टिकट पे लड़ते हैं गिरगिट और ज्यादा गिरगिट रिलायबल में है। चले जाते हैं। गिरगिट ज्यादा विश्वास पात्र है। गिरगिट ज्यादा विश्वास पात्र है। गिरगिट ने इतने रंग नहीं बदले होंगे जितने केजरीवाल जी ने बदल दिए। पहले तो आप ये बोलते थे, कि प्रदूषण पंजाब की वजह से होता है, पॉल्यूशन पंजाब की वजह से हो रहा है। अब आप ये बोलते हो तो पॉल्यूशन ये दिल्ली में तो नहीं है, ये तो हर जगह है पॉल्यूशन। हमारी सरकार अब को आप ये बोलते हैं, किसकी अपनी सरकार को बात को इल्जाम दें? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अरे कितनी बार कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? ये आपकी सोच दर्शाती है कांग्रेस की, जो आज दिल्ली में जीरो होगी ना, जीरो, ये आपकी सोच दर्शाती है। आपकी मर्यादित भाषा, जो आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं, सोच एक दिखाती सेकंड है मुझे कि एक बात जीरो बताइए ना, हो गई दिल्ली बात तो में। फिर वही है। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, एक सेकंड सर। ऐसा शोर ज्यादा नहीं, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। एक सेकंड, मैं विनोद अग्निहोत्री को लाना चाहता हूँ इस डिबेट में, क्योंकि मैं उस शोर में लाना नहीं चाहता था। विनोद जी मुझे एक बात बताइए, विनोद जी मुझे एक बात बताइए। मैं ये कहता हूँ कि चलिए ठीक है, वोटर परिपक्व है, बहुत अच्छी बात है, वोटर परिपक्व है, उसको मालूम है कि राज्य में किसको चुनना है, उसने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, एमसीडी में किसको चुनना है, उसने बीजेपी को चुन लिया। लेकिन असल में खामियाजा किसने भुगता ना विनोद जी? आपने भुगता या मैंने भुगता ना? डीजल की गाड़ी नहीं चला सकते, बाहर नहीं निकल सकते, मौसम साफ नहीं है, अगर कूड़े का ढेर है गाजीपुर की तरफ से निकल जाओ तो किसने भुगता? वो हमने और आपने भुगता। क्यों? क्योंकि स्टेट की जो गवर्नमेंट है और एमसीडी है वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं, क्रेडिट कहीं एक दूसरे वाला ना ले जाए। देखिए सचिन जी, दिक्कत क्या हो रही है कि इन दिनों जो लीडरशिप है पार्टियों में, उसमें स्टेट्समैनशिप वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री हुआ करते थे, साहब सिंह खुराना मुख्यमंत्री थे, केंद्र में जो है नरसिम्हा राव की सरकार थी और एमसीडी में दूसरी सरकार थी, बीजेपी थी। लेकिन कभी कोई झगड़ा हमने नहीं सुना इस तरह का, ब्लेम गेम अपने तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी होती थी, लेकिन सहयोग से, सामंजस्य से सरकारें चली। उसी टाइम मेट्रो भी आई, उसी टाइम हाईवेज भी बने, उसी टाइम बहुत सारे काम हुए। इसी दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही 15 साल और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी बीजेपी की। कभी अटल जी और शीला जी के बीच में कोई बयानबाजी, कोई उस तरह से व्यक्तिगत झगड़े या नाराजगी या काम नहीं करने देंगे, एलजी की चिट्ठियां और मुख्यमंत्री के बयान, ये सब नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल बयानबाजी चुनाव के टाइम होती थी, लेकिन सहयोग के साथ काम हुआ। पल्स पोलियो उसी समय हुआ, हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव AR अंतुले जो है स्वास्थ्य मंत्री केंद्र में थे, दोनों ने मिलकर पल्स पोलियो अभियान चलाया। तो केंद्र हो, एमसीडी हो, राज्य हो, चुनाव के बाद आपको जनता के लिए काम करना होगा भाई। ठीक है, चुनाव तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहिए, आरोप लगाते रहिए, लेकिन अगर चुनाव के बाद भी झगड़े होते रहेंगे और रोज कभी एलजी चिट्ठी लिखेंगे, कभी मुख्यमंत्री जो है उनके खिलाफ बोलेंगे, कभी एमसीडी के पार्षद कुछ बोलेंगे, तो फिर जनता को तो भुगतना ही पड़ेगा। अभी जनता को तय करना पड़ेगा, मुझे लगता है कोई भी पार्टी हो, कि जनता को ये खुद तय करना पड़ेगा वोट देते समय कि कौन उसके लिए मुफीद है, क्योंकि झगड़ों से जो है आखिरकार दिल्ली के नागरिकों को झेलना पड़ता है। और ये बात सही है, कूड़े के ढेर भी दिल्ली में है और प्रदूषण भी दिल्ली में है, और दिल्ली में क्या पूरे एनसीआर में प्रदूषण है। और ये बात भी सही है कि पंजाब जो था एक समय जिसको प्रदूषण का कारण माना जाता, आज ही मैं एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट पढ़ी, आज ही मैंने एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि हरियाणा में जो पराली जलाने का मामला है वो कम हुआ है, वो केसेस घटे हैं, वहां की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है। और ऐसे अखबार में है जो कोई बीजेपी का वो मुखपत्र नहीं है, और पंजाब में बढ़े हैं। नहीं, वहां तो पराली के लिए सर, पराली से पहले एक एमएसपी योजना बाकायदा तैयार की गई थी, एमएसपी था, और एमएसपी पे पराली उठाई गई है, बाकायदा ये चिन्हित किया गया है, और ये बाकायदा योजना के तहत पर है, मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया था, योजना के तहत पर ये सफल कहीं ना कहीं हुई है। और अगर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की, वहां की सरकार को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, इससे तो आप नहीं बच सकते। तो कहीं ना कहीं दोषारोपण की बजाय अपनी व्यवस्था और अपने तंत्र को ठीक करिए भाई। आखिरकार जवाबदेही, जिम्मेदारी सारी पार्टियों की जनता के प्रति है। ठीक है, विकास गोयल आप बीच में कुछ कह रहे थे, आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद अतुल गंगवार। मैं ये कह रहा था, पहली बात जो पोल्यूशन पे डिबेट हो रही है, तो आज पोल्यूशन पे डिबेट नहीं है, लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा कि सिर्फ दिल्ली के पोल्यूशन की बात हो रही है। आज एनसीआर में सबसे ज्यादा अगर कोई पोल्यूशन है तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है।
नोएडा में पोल्यूशन है, गुड़गांव में पोल्यूशन है, सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन नहीं है। और जो पराली जलाने की बात है कि हरियाणा में कम जल रही है, पंजाब में ज्यादा जल रही है, तो अब सचिन एमसीडी जी चुनाव आ गया, पंजाब पोल्यूशन सरकार नहीं ने रहा। अब पंजाब में सरकार बनी है, केंद्र सरकार पोल्यूशन से नहीं है। अपील की थी कि 2,500 रुपए प्रति टन किसानों को वो दिया जाए कि पराली जब उठाए उनको इंसेंटिव दिया जाए। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, जिसमें 1,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, 1500 रुपए केंद्र सरकार दे रही थी, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पंजाब सरकार ने बायोगैस प्लांट लगाने का प्रपोजल भेजा केंद्र सरकार के पास, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। देखिए हर जगह जो राजनीति हो रही है, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे जब शीला दीक्षित जी थी, वो थी, जब कोई वो नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास थी। आज केंद्र सरकार ने क्या किया, जब से अरविंद जी की सरकार अपनी सर्विसेज छीन ली। देखिए ये ऐसे मुद्दे हैं सचिन जी, इन पे हम अलग अलग शो में अलग अलग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज जो बहस एमसीडी के चुनाव पे हो रही है, उसमें बहस होनी चाहिए कि आज दिल्ली के हर गली में कूड़ा क्यों पड़ा है, दिल्ली के हर चौराहे पे कूड़ा क्यों पड़ा है, दिल्ली में आवारा कुत्तों की क्या हालत है, दिल्ली में आवारा गाय की क्या हालत है, दिल्ली में एमसीडी के पार्कों की क्या हालत है, क्यों एमसीडी में प्रदूषण एक मुद्दा नहीं हो सकता? दिल्ली में एमसीडी के क्यों एमसीडी में जो है एक साफ हवा एक मुद्दा नहीं हो सकता? क्यों एमसीडी में जो है साफ जल एक मुद्दा नहीं हो सकता? क्यों एमसीडी में मेरे लिए जो है कि डीजल की गाड़ी मुद्दा नहीं हो सकता? वही पार्टी है ना सर, पार्टी का चरित्र तो वही रहता है ना। वो पार्टी अगर जब दिल्ली में नहीं दे पा रही है एमसीडी में, सर वो कैसे अपना वो वायदा दे देगी? मैं कैसे ये मान लूं सर, क्यों नहीं हो सकता? और जब आप वायदों की बात कर रहे हैं कि एक साल में केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया, सर ये लाचारी तो जिस वक्त वायदा करते हैं तब भी तो दिखती होगी ना सर, कि केंद्र सरकार उस वक्त तो आ जाता है कि एक साल में जो है पराली से जो है पूरी समस्या दिल्ली की दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो सिस्टम सबका फेलियर है सर, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के ऊपर भी मैं कहता हूं कि हम ऐसी हवा में जो है सांस ले रहे हैं। आज AQI कहां 565 तक पहुंचा हुआ है, वो सबकी है नहीं, वो सबकी बात है। लेकिन सर इतनी आसानी से कह देना कि एमसीडी के मुद्दे, एमसीडी क्यों नहीं हो सकता सर? है मेरे लिए मुद्दा कि साफ हवा में सांस लूंगा तभी मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, या फिर बीजेपी कूड़े का ढेर उठाएगी गाजीपुर से तभी मैं वोट दूंगा, क्योंकि वहां से देखिए आसपास का कितना वो खराब होता है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अतुल गंगवार। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सचिन जी, इसी को मैं स्टेटमेंटशिप, एक मिनट, यस, इसी को स्टेटमेंटशिप कहते हैं कि अगर केंद्र में आप विरोधी दल की सरकार है और आप राज्य में मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में हो, तो ये मुख्यमंत्री की नेतृत्व की यही तो पहचान है कि कैसे केंद्र के साथ सहयोग करके वो अपने राज्य की समस्याओं का हल करे, जो कि तमाम जो है गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। आखिर मोदी जी ने अशोक गहलोत की तारीफ की क्यों की? क्योंकि अशोक गहलोत स्टेटमेंटशिप से काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल स्टेटमेंटशिप से काम कर रहे हैं, केजरीवाल साहब से भी हमको उम्मीद यही है कि वो भी उसी स्टेटमेंटशिप से काम करें। रोज अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में झगड़े ही होंगे, रोज अगर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में झगड़े ही होंगे, कभी कोई कोर्ट जाएगा, कोई कचहरी जाएगा, तो काम कब होगा? मुझे लगता है चुनाव तक झगड़े करिए, चुनाव के बाद मिलजुल के काम करिए। मेरा खाली कहने का मतलब ये है, और ये बात दोनों पर लागू होती है, बीजेपी पे भी और आम आदमी पार्टी पे। ठीक है, यासिर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अतुल गंगवार, मैं आता हूं यासिर, उसके बाद आपके पास अतुल जी। सचिन जी, मुझे आप टाइम नहीं दे रहे जी बिल्कुल। जो बात कही जा रही है, जो मुद्दे हैं, जो चुनाव के मुद्दे हैं, तो उसमें से कोई दल दूसरे पर आरोप लगाकर उससे तो बच नहीं सकता। भाई मैं सड़क पर निकलता हूँ, अगर कूड़े के ढेर भी मुझे दिखाई देते हैं तो साथ साथ मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती है, पॉल्यूशन है तो ये भी दिखाई देता है। और ये बात तो तय है कि जो पिछले कुछ समय में अरविंद जी ने एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि कोई आरोप लगा दो, कोई चीज़ कर दो। अब जैसे वो पराली के खिलाफ कहते थे कि हमने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो 30 रुपये में इसको ख़त्म कर देगा, तो पंजाब सरकार 2,500 रुपये प्रत्येक के लिए क्यों मांग रही है? भाई जो चीज़ 30 रुपये में खत्म होती है, तो वो मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीज़ें जो है वो दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता को तय करना है और उसे हर सवाल का जवाब चाहिए। उसको साफ पानी भी चाहिए, उसको बिजली भी चाहिए, उसको अपने घर के आसपास सफाई भी चाहिए, उसको हवा, सांस लेने के लिए हवा भी चाहिए। और ये जो सरकार ने आजकल एक ट्रेंड बना लिया, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या चाहे कोई भी हो, कि अब आप गाड़ी बंद कर दीजिए चलाना, आप अपने घर में बैठ जाइए। ये समस्या का समाधान है। पराली कोई एक दिन से नहीं जल रही है, पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं और जीते जाते रहे हैं, हारे जाते रहे हैं। लेकिन आज भी अगर ये राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि दिल्ली की चिंता इस बात से मर रही है क्योंकि लोग उसकी चिंता ज्यादा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से बात कीजिए तो वो लगता है कि अरे भाई दिल्ली की जनता की चिंता में पता नहीं वो क्या करे जा रहे हैं, कूड़े के ढेर हटवा देंगे तो। लेकिन कूड़े के ढेर हटाएंगे कैसे जो सालों में आपने इकट्ठे किए हैं? ऐसे ही भाजपा आरोप लगा रही है पराली, ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है,
वो कैसे हटेगा, इसके बारे में क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में कोई स्थायी नीति क्या है। जब तक केंद्र, राज्य और छोटी इकाई, चाहे वो एमसीडी हो चाहे और राज्यों में नगर निकाय क्यों ना हो, उनके बीच के अंदर एक समन्वय नहीं होगा, एक अच्छा तालमेल नहीं होगा। जैसा बार बार विनोद जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ते समय आप मुद्दे रखिए, अपनी बातें रखिए। चुनाव कोई लड़े कोई जीते हारे, अगर आप अपने राज्य की जनता की चिंता करते हैं तो उसके हित के लिए काम करिए, चाहे वो आप पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। अभी तो छोटे चुनाव है तो इसमें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठेगा, स्कूलों का मुद्दा भी उठेगा, मेरी गलियों के बाहर शराब के ठेके खुले थे उनका मुद्दा भी उठेगा। जनता ने परेशानी उठाई है। आप मुद्दों को विधानसभा लोकसभा के स्तर पर नहीं तय कर सकते। आम जनता, चाहे वो लोकसभा, उसके लिए अपने बुनियादी मुद्दे महत्वपूर्ण है, चाहे चुनाव एमसीडी का हो, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे चुनाव लोकसभा को हो। जब तक उसको उसके अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, काम नहीं चलेगा। ठीक है, यासिर जिलानी। सचिन जी, देखिए मैं दो चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। क्यों हम आश्वस्त हैं, क्यों हमें यकीन है दिल्ली के दिल वालों पे, और हमने 15 साल पे जो काम किया है दिल्ली एमसीडी में, क्योंकि हमने जो वायदा किया है वो पूरा किया है। हमने अभी 3 दिन पहले जो कच्चे कर्मचारी होते हैं पूरे भारत में कहीं भी बता दीजिए कि किसी भी राज्य में ऐसा हुआ होगा, हमने 13,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नियमित किया है, उन्हें पक्का किया है। जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया, और आगे भी 10,000 और आगे करना है, जो चुनाव के बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर करेंगे। हमने जहां झुग्गी वही मकान के तर्ज पे अभी आपने कल देखा है, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के बीच में किस तरीके से घर की चाबी दी है। जो झुग्गियों में रहते थे उनको जो पक्का मकान दिया गया। इसलिए हमने जो काम किया है, काम के आधार पे हमारी लड़ाई विकास और विनाश के बीच में, विनाश करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग, भ्रष्टाचार करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को ही केंद्र बिंदु बना रखा है। आप बताइए कि जिस तरीके से छठ मैया के वक्त में जो पूजा महापर्व जिसको कहते हैं, किस तरीके से जमुना मैया में केमिकल डाल के एक बीमारी घरों घरों तक पहुंचाया, ये इसका दोष सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को जाता है। आप बताएं, भ्रष्टाचार जो शराब को लेके हुआ है, गली गली में, स्कूल के सामने, मंदिर के सामने जो ठेके, इन्होंने सारी जो मानक मापदंड होती है एक ठेका प्राप्त करने की, उसको एक तरफ रख के इन्होंने किया, उसमें भ्रष्टाचार किया, जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, स्टिंग सामने आया है। ये दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है, इसीलिए दिल्ली की जनता इन्हें कुछ करने नहीं जा रही है, ये कुछ भी कर ले। और ये तो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं, इनका ज्यादातर टाइम तो पंजाब में बीता, ज्यादातर टाइम दूसरे राज्यों के चुनाव में बीता, और आज भी ये दिल्ली में आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। दिल्ली में कभी कभी मॉर्निंग में आते हैं, एक प्रेस वार्ता करते हैं, झूठ परोसते हैं और फिर उड़ के कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो ख्वाब और इनका जो सपना है ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, प्रचार, बात तो ये करेंगे। क्योंकि अंतिम पड़ा, मैं चाहता हूं कि मैं सबको 30-30 सेकंड दे दूं। ठीक है, आपका जो पॉइंट था, एक तो यमुना का पॉइंट था, भ्रष्टाचार में खुद डूबे हैं तो कैसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे, इन पर मैं काउंटर लूंगा विकास गोयल का। लेकिन उससे पहले ऋतु चौधरी का बहुत देर से कमेंट हुआ है। ऋतु चौधरी, आप फिर दोनों का जवाब इकट्ठा दे देना। विकास गोयल। सचिन, गुरु गुड़ ही रह गया और चेले चीनी हो गए। अभी तो गुरु ही जुमले फेंक रहे थे, अभी तो चेले ऐसे जुमले फेंक रहे हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, बेहिसाब जुमले फेंके जा रहे हैं। अरे आप पहले कर्मचारियों की तनख्वाह तो दे दो, जो तनख्वाह बकाया है वो तो दे दो, आप पानी तो पहुंचा दो साफ। सचिन, 1 घंटा पानी आता है वो भी कई दिन तक, यानी लगातार 4-5 दिन तक। चौधरी, आपको क्या हो गया है? आप इतना कुतर्क और झूठ क्यों बोल रही हैं? आपको कोई जानकारी नहीं है? कम से कम कुछ पढ़ के अपने मीडिया डिपार्टमेंट से कुछ कहा करिए, जो मीडिया देखते हैं वो आपको कुछ बताया करें। आप बिना मतलब के नरगल बातें आके करने लगते हैं। अरे आप तो बात ही ना करें तर्क की। अरे आप नहीं कर पाए। आपकी जब एमसीडी थी, आपने उन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने पक्का कर दिया, और सबके सामने हुआ है, सबके सामने पक्का हुआ है। जहां मीडिया थी, जहां पूरी की पूरी एजेंसी थी, उसके सामने करा है। आप अनर्गल बातें कर रहे हो। आप फोकस करिए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा दिल्ली कांग्रेस के लिए कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वो कोशिश करें। केवल झूठ, कितना झूठ बोल, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं। हम काम करते हैं, हमने काम किया है। हमने यूनिफाइड एमसीडी करके आपके सामने एक ऐसा एक जो लोगों के अंदर पिछले कई सालों से था, हमने माफ कीजिएगा,
जनता की अरे, दौलत अरे, 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 लेकिन ऋतु चौधरी अगर इतने ही मुद्दे चौधरी, हैं आप- जो कि हैं, ऋतु चौधरी अगर इतने ही मुद्दे हैं जो कि हैं, मेरा तो ये सिंपल सा है ना, फिर कहीं ना कहीं आप सड़क पर तो आने चाहिए थे ना नजर, मुझे नहीं आते। यही आम आदमी पार्टी आती बीजेपी के कूड़े के खिलाफ नजर, बीजेपी आती है, मनोज तिवारी आते हैं, जमुना का मामला हो तब नजर। सर मैम, मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तो नजर आए, कांग्रेस के लोग भी तो नजर आए, उनके लिए भी एमसीडी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं मान रहा हूं कि शीला दीक्षित के वक्त में जो दिल्ली की हालत थी, जो काम हुआ है, दिल्ली उसको जानती, रिकॉग्नाइज करती, लेकिन मैम आपका संगठन भी तो है, सिर्फ इतना भर कह देने से इसने काम नहीं किया। दिल्ली अचानक से एक बार नहीं चुन लेगी ना ऋतु जी। 30 सेकंड, फिर उसके बाद एक 2 सेकंड आप मुझे हाँ, बोलिए, दीजिए। सिर्फ पूरे कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ता अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन बांट रहे थे। हमारे युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये जो है ऑक्सीजन बांट रहे थे। अरे, केजरीवाल दिल्ली में शराब बांट रहे थे, हॉस्पिटल बनाए थे जनसेवा कार्य के लिए। भाजपा मुंह में लोगों को दही किस जमा के तरीके से बैठी हुई मदद थी। MCD ने करी है? लगातार हमने दिल्ली धरने के- प्रदर्शन दिल- करे और ये मुंह में दही जमा के इस बैठे बात थे। को। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये दिल्ली क्योंकि के सब चुनाव लोग नहीं था। जानते हैं, लेकिन 9 जैसे ही अस्पताल चुनाव बना के आया, हमने जनसेवा वैसे ही कराए। मुद्दे निकलने चलिए, शुरू ठीक। हो हमने गए थे। कोई ऐसा वैसे वार्ड ही नहीं मुद्दे है जहाँ पे निकलने शुरू खाना, हो गए। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, दवा- आपने दिल्ली की जनता को बता दिया। आप जनता के बीच थे, आप लाइमलाइट में नहीं लेना चाहते, जनता के बीच थे, काम करे, बड़ी अच्छी बात है। पर ठीक है, जनता इसी चीज को तो रिकॉग्नाइज करती है ना, अब उसको चुनना होगा तो वो चुनेगी जरूर है। विकास गोयल, इन दोनों का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट अमित साहब मैं आपसे लूंगा। देखिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी का वो हाल है, एक तो स्टोरी ऊपर से सिनारियो। आज इन्होंने 16 साल में इतना भ्रष्टाचार किया है, अगर इन्होंने कुछ भी काम अगर किया होता तो इनको चुनाव टालने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको 5 साल पहले अपने पार्षदों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपसे मैंने अभी सवाल यासिन पूछा, जी आपके बार-बार पास कह जवाब रहे ही हैं। नहीं है। करोड़ों यासिन जी करोड़ों का बोलो, फर्जी, बोलो। आपने फर्जी श्रमिकों के नाम यासिन जी पे बोलो, जो बोलो। वसूली करी है, अब आप ये बोलने दिल्ली की नहीं जनता देंगे तो छोड़ने नहीं इसका जा रही है, ये सवाल करेगी आप आपसे। सच्चाई को सुन नहीं रहे, सच आपको अरे ये सहन नहीं सवाल हो रहा। करेगी, जिन फर्जी आप श्रमिकों सच के तो नाम पे सुनिए। आपने करोड़ों की उड़ाई आपने जो करी है बात ना, की, आप भ्रष्टाचार सच्चाई- की जो प्रकाष्ठा आपने करी जो है, झूठी बातें आपको बोली, छोड़ने नहीं उसको जा रही है देश दिल्ली की को सामने जनता। रखने तो दीजिए। जो आपने अरे झूठी मैं बात- तो एक ही आज सवाल पे सच्ची- हूँ, फर्जी श्रमिकों के पैसे क्यों ले लिए? इतना इतना बिल्कुल, इतना आप आम मुझे आदमी बोले- पार्टी गिर जाएगी। आप मुझे बोलने तो कलंक है, ये दीजिए। कलंक है एक तरीके से यासिन जी, राजनीति आपके का, पास नैतिकता है, कुछ सर, नहीं ये है। जनता को तय मैंने करना तो है, इसी जनता को के तय लिए करना बात है। ही नहीं अमित साहब, करी। लास्ट कमेंट 30 सेकंड। आपको लगता है कि जिस तरीके की डिबेट है, जिस तरीके के मुद्दे हैं, अब ये कहीं सिर्फ एमसीडी का जो है गली नुक्कड़ और चौक का चुनाव नहीं रह गया है, वहां सिर्फ नाली का चुनाव, सीवर का चुनाव नहीं रह गया है। जाहिर सी बात है, बड़े मुद्दे मैटर करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन है ये एमसीडी चुनाव। ये सारी पार्टियों को समझना होगा कि ये देश की कैपिटल है, राजधानी है, बिल्कुल। भारत की राजधानी है, और उसके अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं अब की बार, एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे जो लगे हैं इसको कराने के लिए, कमिश्नर, और वो निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था से आते हैं और उन्होंने काम किया है, आप देखिएगा। और उसके बाद इन्हीं पार्टियों में से कोई ना कोई एक दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा होगा कि इसमें ये बेईमानी की गई है, ये ईवीएम की चेंज की गई है, ये किया गया, वो किया गया है। याद होगा कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, गुजरात इलेक्शन को, यही सवाल पूछा गया था। परसों जब हो रही थी तो यही सवाल पूछा गया था कल कि आप पर ही सवाल उठाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो निष्पक्ष हैं और चुनाव के नतीजे उसका रिफ्लेक्शन होते हैं, दैट इज द टेस्टिमनी। सब पार्टियां खेलती हैं, हम अंपायर होते हैं। तो ऐसा है कि अंपायर पर कम से कम सवाल नहीं उठाइए, हमारे पास तो थर्ड अंपायर भी नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।